डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बता सकते हो कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी रेडिकुलोपैथी वर्ड से आपको पहले समझना चाहिए कि कोई भी नर्व जब दबती है तो उससे रिलेटेड वो जहां जहां पे सप्लाई देती है उन मसल्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि जैसे स्टैटिक नर्व दबती है तो बैक पे दबती है, लेकिन वो पेन पैरों तक आता है, तलवे तक आता है। इसी तरीके से जब गर्दन में नर्व दबती है तो उससे पेन नेक से होते हुए शोल्डर में, एल्बो में, बाजू में और हाथ तक आता है। अब पेन आता है, साथ में नमनेस आती है, वीकनेस आती है, वो सब उस नर्व कंप्रेशन से रिलेटेड साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। अब सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या है? नॉर्मली सिंपल वर्ड्स में अगर समझिएगा कि जो स्पाइन से नर्व निकल रही है उसके पास में डिस्क है। अगर डिस्क बल्ज होती है तो वो प्रोलैप्स करके नर्व को दबाना शुरू कर देती है, या फिर किसी भी तरीके से डिजनरेशन होता है बोन्स में, वर्टिब्रा में, तो वहां से ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होना शुरू होता है, वो वहां से नर्व को पिंच करना शुरू कर देती है। या कोई भी मस्कुलर वीकनेस ज्यादा है और उसकी वजह से हेड का वेट नहीं ले पाती है तो डिस्क दबना शुरू हो जाती है, उससे भी नर्व दबना शुरू होता है। नर्व दबने के कई कारण हो सकते हैं। मोस्टली नाउअडेज जो आजकल मैं प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि वो कर्व जो होता है हमारे नेक का, वो स्ट्रेट हो जाता है और स्ट्रेटनिंग प्रेशर जो है वो डिस्कल प्रेशर क्रिएट करता है, वहां से नर्व डिस्क बल्ज होती है, वहां से नर्व प्रेशर में आती है। उसकी वजह से मसल्स धीरे धीरे शॉर्टनिंग फेज में जाती हैं तो स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। खासतौर से मॉर्निंग स्टिफनेस सबसे पहले दिखना शुरू हो जाएगा। इस मौसम में, आज के टाइम में, तो सबसे पहले सर्वाइकल के सिम्टम्स आपको स्पाज्म आ जाना, और वो कईयों को तो यहाँ पे नेक मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उस तरीके के सिम्टम्स बड़ा कॉमन है। डॉक्टर साहब, क्या इसकी वजह से शोल्डर में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो सकती है? डेफिनेटली ऐसा होता है, क्योंकि शोल्डर और नेक की कंबाइंड मसल्स होती हैं और नर्व जब प्रेशर में होती है तो उससे रिलेटेड जो भी एरिया आता है वहां मसल्स शॉर्टनिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। नर्व जब भी दबती है तो उसकी वजह से मसल्स हाइपर कॉन्ट्रेक्शन में चली जाती है, दैट मीन्स शॉर्टनिंग फेज में चली जाती है। तो अभी शोल्डर की कॉम्प्लेक्स की मसल्स जब टाइट होनी शुरू होंगी तो उसके अंदर जो ग्रूव के अंदर का स्पेस होता है वो मसल शॉर्टनिंग की वजह से वहां स्पेस रिड्यूस होने से वो फ्रिक्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे फ्रोजन शोल्डर और ये सब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। उसमें मसल्स जैसे जैसे शॉर्टनिंग में जाएगी आपकी रेंज अफेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी, ऊपर नहीं जा रहा हाथ या पीछे नहीं जा रहा हाथ, हमें लगता है कि कंधे की प्रॉब्लम है, लेकिन वो रूट कॉज आपका नेक होता है और उसकी वजह से वो पूरा कॉम्प्लेक्स आने के टाइम में अफेक्टेड होता है। फिर नेक की तो प्रॉब्लम अपनी होती ही है, लेकिन शोल्डर की भी सेकेंडरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर जब उसको सेटल करना होता है तो शोल्डर भी करना पड़ता है, फिर हमें नेक भी करना पड़ता है। तो ये इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। यस, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना अच्छे तरीके से समझा दिया।